अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 18। आज हम आपके लिए वंस अगेन एक शो लाए हैं। जिस तरह आपको पता है क्रिकेट चल रही है, इंग्लैंड और इंडिया के T20 मैचेस चल रहे हैं। तो यूजुअल मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया। अमान, आप कैसे हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और हमारी आज की वीडियो जरा एक दिन लेट हो गई, बट ओके, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जिस तरीके से मैच हुआ है, मतलब कुछ कहने को है नहीं। इस मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग करी, बिल्कुल इंडियन टीम के चेहरे उड़ा दिए, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल, आज। आप सही कह रहे हैं। इस वक्त ये जो सीरीज चल रही है, टीम इंडिया के लिए एक बहुत डार्क सीरीज है। ये बहुत स्ट्रगल कर रही है इंडियन टीम। तो आगे बढ़ते हैं अपने शो को। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक इंडिया के मैच पे आने से पहले एक इमोशनल टॉपिक है जिस हमें बात करना जरूरी है। जिस तरह आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान के क्रिकेटर शपूर जादरान का इंतकाल हो गया। जो बेचारे काफी टाइम से एक बड़ी सीरियस बीमारी से, ऑटोइम्यून डिजीज था उनको कोई, जिससे वो डील कर रहे थे। वो काफी बीमार थे, काफी उनकी खबरें चल रही थी कि इंडिया दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है और कोई डोनेशन भी चल रही थी ऑर्गन्स की। तो बड़ा इनका मसला था। और बेचारे कुछ दिनों पहले ये ऊपर चले गए। तो हम इनकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं। अमान, आपके इसमें मैं थॉट्स चलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। वैसे पर्सनली मैं तो उनको इतना जानता नहीं हूँ और इतना खेलता हुए देखा नहीं है, बट एट अ यंग एज ऑफ 38 ये अल्लाह पाक के पास बिल्कुल। चले गए, तो हम तो बस इनकी मकसद के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिल्कुल, आप आपने अमान कहा कि आपने इनको इतना खेलता हुआ देखा नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैं जी। जब थोड़ा छोटा था बहुत, तो कोई 9-10 साल का जब मैं था, तो मैंने इनकी क्रिकेट काफ़ी देखी। क्योंकि देखिए, अफ़गानिस्तान आपको पता है अब जाके उन्होंने एक बड़ा अच्छा मकाम हासिल कर लिया है। इनके बहुत सारे क्रिकेटर्स आ गए हैं जो लीग्स में भी खेल रहे हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट की जो फर्स्ट जनरेशन थी, तो उसमें ये जो थे टॉप बॉलर थे अफगानिस्तान के, ये और एक थे हमीद हसन, जो आपको शायद याद हो। तो 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, वनडे का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो था, उसमें इनका बड़ा रोल था। क्योंकि ये उसमें अफगानिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर थे वर्ल्ड कप में। और आई थिंक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, विनिंग रन्स भी किए थे। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान को ना मैप पे डाला उन्होंने क्रिकेट को। तो पहली जनरेशन क्रिकेटर थे और बड़े अच्छे बॉलर थे। मुझे याद है लेफ्ट आर्म इनका एंगल था। थोड़ी लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो गुड बॉलर, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, इनकी फैमिली के लिए, कि उनको सब्र दे और अल्लाह इनको जन्नत में अच्छी जगह दे। अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं अमान। जिस तरह आपको पता है, रिसेंट अभी जो कल मैच हुआ था T20 का, तो इस पे अमान आपके क्या थॉट्स है? बड़ा वन साइडेड मैच हुआ है ये। देखिए बिल्कुल, लाइक जिस तरीके से आज फिर आई गेस इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग करने का कहा, और वही हुआ जो पिछले चारों मैचेस से होता हुआ आ रहा है। अभिषेक और सूर्यवंशी ओपन करने आए। स्टार्ट में थोड़ी बहुत बाउंड्रियां ऑन एंड ऑफ आई, बट फिर वही जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से फिनोमिनल तरीके से वैभव सूर्यवंशी को वही शॉर्ट बॉल पे आज भी शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको फंसाया, और उन्होंने मुझको स्लैब शॉट मारने का बॉल सीधा फील्डर के हाथ में थमा दी। तो उसी बिल्कुल सेंसलेस, मतलब बैटिंग करते हुए वो आज फिर से आउट हो गए। अब उस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभिषेक शर्मा पे आए, तो अभिषेक शर्मा भी आज उस टच में नहीं लग रहे थे। उन्होंने 14 बॉल के 16 रन बनाए। और जिस जिस चीज से आप अभिषेक को एसोसिएट करते हो कि आते ही बस मार धाड़, पुल ऑन, तेज से खेलना, आज उस तरीके से वो खेल नहीं पाया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मैं अगर बात करूँ सूर्यवंशी की, तो उन पे बेचारों पे एक मजाक चल रहा है कि यार ये अपनी उम्र से ज्यादा रन कर नहीं पा रहा है। जो उसकी उम्र है 15 साल की, अब तक इसने उससे ज्यादा रन नहीं हाँ किए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो बच्चा है, आई थिंक बिल्कुल। बहुत टाइम लगेगा उसको। तो उस पे मैं इतनी बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं जिन लोगों पे बात करना चाहूंगा वो है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। क्योंकि देखिए, ये जो दो प्लेयर्स हैं, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा भी थे। और ईशान किशन तो आई थिंक एक बहुत सीनियर प्लेयर हो चुके हैं अब। कोई 6-7 साल से वो इस सिस्टम का हाँ। हिस्सा है। और आईपीएल तो वो आई थिंक कोई 10 सीजन्स खेल चुके हैं वो। तो उनका इस तरह करना ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि वो नंबर 1 प्लेयर भी है इस वक्त T20 रैंकिंग्स में। तो वो बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सीरीज के अंदर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, वो बैक ऑफ द लेंथ और शॉर्ट बॉल करके आउट करें। मैं जोफ्रा आर्चर की थोड़ी बात करूंगा। जोफ्रा एग्जैक्टली। आर्चर का मान आपने शायद, मुझे नहीं पता, पढ़ा हो रीसेंट इंटरव्यू, जिसपे उन्होंने कहा, आईपीएल की थोड़ी उन्होंने तनकीद की कि आईपीएल में एज अ फास्ट बॉलर जब आप अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, गुड लेंथ पे, बैक ऑफ द लेंथ पे, तो आपकी फिर भी पिटाई होती है। लेकिन जब आप एक थोड़ी बैलेंस कंडीशन में आते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो जोफ्रा आर्चर की ये स्टेटमेंट पे आपके क्या थॉट्स हैं? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इनडायरेक्टली हिट कर रहे हैं इंडियन बैटर्स को, कि वो सिर्फ रोड के फ्लैट ट्रैक बोलीज हैं।
देखिए इस बात से मैं बिल्कुल आपको 100% एग्री करूंगा, क्योंकि नॉट ओनली आर्चर, आप अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी उठा ले, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये वो रबाडा हो गया, ये वो बॉलर्स है जिनका दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम है कि दीज आर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, और इन बॉलर्स की भी आईपीएल में इतनी पिटाई होती है कि इनको ओवर में 20-20 रन पड़ जाते हैं आराम से। तो इस बात से कहीं ना कहीं साबित होता है कि वहां पे अच्छे बॉलर को भी अच्छी बॉल करने के बावजूद भी वहां पे मार पड़ती है, तो इसमें कहीं कहीं ना कहीं पिच का और बाउंड्रीज का रोल आता ही आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक अगर आप इस वक्त देखें, जो टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आ रहा है इंडिया का। आते हैं एक दो छक्के लग जाते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई इनके पास इनकी जो शॉट सिलेक्शन जिसे कहते हैं, बिल्कुल मुझे पुअर लग रही है सीरीज के हाँ। अंदर। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर पे, क्योंकि इन पे बहुत प्रेशर है इस वक्त जी हाँ बिल्कुल। कैप्टनसी का। जी। और इन पे जो जो मेन रीजन था जो इनको कैप्टन लाने का, वो ये था कि ये बैटिंग इनकी अच्छी है सूर्य कुमार यादव से। क्योंकि अगर आप हाँ। सूर्य कुमार यादव को देखें, हाँ। तो कैप्टनसी में तो वो मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 10 उनके मार्क्स होंगे, जिस तरह वो लेके चल रहे थे टीम को। टैक्टिकली भी अच्छे थे, रिजल्ट्स भी आपके सामने, वर्ल्ड कप जीत गए, सीरीज जीतते थे। तो मेन उनका पॉइंट था, वो था बैटिंग। तो श्रेयस अय्यर को बैटिंग पे लगेगा, और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर एज अ बैटर वो अपने आप को अच्छा प्रूफ कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो, पहला मैच जो वॉश हो गया था उसमें 60 की इनिंग खेली, फिर पिछले मैच में कोई 30 आई थिंक 37 रन है, और आज 80+। तो रन रन वो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रन का इम्पैक्ट आ रहा है, ये अमान मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए इस बात पे मैं ना श्रेयस अय्यर को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि वो एक तरीके से अभी अपनी टीम के लिए एज अ वन मैन आर्मी खेल रहे हैं। हर मैच में उन्हीं के बल्ले से रन आ रहे हैं। उन्होंने बल्कि कल वाले मैच में मैं उनकी इनिंग को बहुत हाईली रेट करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऊपर से अकुलैब को संभाला और इनिंग्स को बिल्कुल साथ साथ लेके चले और एक्सलरेट किया, लाइक लिटरली उनके अलावा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी और को बैटिंग करनी भी आती है। आप शिवम दुबे को देख ले, 23 बॉले 22 रन। तिलक वर्मा तिलक 8 बॉले वर्मा आपके 11 रन। लड़के जो है, मोहम्मद सुंदर तिलक वर्मा जो 8 बॉले आपके 5 रन। हारिस रऊफ के जो विक्टिम है, बिल्कुल। तो मतलब देखे, ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनको टी टी ट्वेंटी में आज से 1-2 महीने पहले बहुत हाईली रेट किया जाता था कि ये टी20 का फ्यूचर है। इन बिल्कुल प्लेयर्स को इतना घटिया और बेकार परफॉर्म करते हुए देखते हुए तो श्रेयस अय्यर की इस नॉक को बहुत बहुत मैं एप्रिशिएट होगा कि उन्होंने इन सारे प्लेयर्स के आसपास होते हुए इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी नॉक खेली, और आखिरी तक नॉक आउट रहा और अपनी टीम को एक अब एक नहीं तो एक डिसेंट टोटल तक ले गई। ये अगर इंडिया श्रेयस अय्यर की ये ना तो इंडिया 10-15 रुपए पैक हो जाती, और ज्यादा शेमफुल बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आना मैं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इंग्लैंड की बॉलिंग पे आना चाहूंगा। मैंने अर्लियर अपने शोज में जॉश टंग की थोड़ी बुराई की थी, क्रिटिसिज्म किया था कि ये इतने टॉप क्वालिटी के बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग की है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। और जो मैंने पॉइंट रेज किया था कि इनके पास पेस है, इनके पास वो हाइट है, और वो एबिलिटी है बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग की। सिर्फ जो इनका मसला है वो है इनकी कंसिस्टेंसी और लाइन लेंथ। लेकिन अगर आप देखिए, पिछले 2 मैचेस में इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को, और विकेटें ली। आई थिंक पिछले मैच में 4 विकेटें थी इनकी, और इस मैच में 2 विकेटें। तो इन्होंने बड़ा अच्छा किया। जोफ्रा आर्चर तो हम कह ही रहे हैं कि वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फॉर्म में है इस वक्त। और जब से आई थिंक वो इंजरी से वापस आए हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर बॉलिंग उन्होंने नहीं की है। जो मतलब उनका जो एक पुराना 2019 वाला जो एक एरा था उनका, अगर मैं कंपेयर करूं, तो कहीं ना कहीं वो उसके आसपास आ गए हैं वापस, जिस तरह उनका रिदम है इस बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जॉस टंग का भी मैं यही बोलूंगा ना, जॉस टंग का एक इशू है कि वो चलो आपको ऑन एंड ऑफ विकेट्स लेके दे देते, लेकिन एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव जा रही है। ये बात हमने टेस्ट मैच में भी देखी थी कि वो वहां भी उनकी पिटाई लग रही थी, और यहाँ भी चारों तीनों मैचेस में इनकी ठीक ठाक पिटाई लगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के स्पिनर्स की, तो आदिल रशीद जो मेन स्पिनर है, डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन एंड में क्रेडिट जाता है श्रेयस अय्यर को, जिस तरह उन्होंने उनको टेक डाउन किया और छक्के मारे उनपे। मैं विल जैक्स की बात करूंगा, जो पार्ट टाइम या थोड़े से आपके लिए ऑलराउंडर माने जाते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एंड सैम करन, मतलब चालाक बॉलर, टी20 स्पेशलिस्ट, 4 overs डन फॉर 24। तो इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छा कर रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बैटिंग पे आएंगे, तो बैटिंग में तो आई थिंक सिर्फ एक ही नाम है, हैरी ब्रूक।
जिसने वंस अगेन कल अपना एक जो टैलेंट है वो ऑन डिस्प्ले किया। शुरू में जॉस बटलर आए, उन्होंने एक छक्का मारा सीधा, फिर वो आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह हैरी ब्रूक ने मैच को बिल्कुल फिनिश कर दिया। फिल सॉल्ट भी थे, शुरू में फिल सॉल्ट का स्टार्ट बड़ा स्लो था, मान अगर आपको याद हो, कोई आई थिंक कोई 0 रन्स थे उनके 8-9 बॉलों में। तो उन्होंने थोड़ी कैचअप इनिंग्स खेली, लेकिन हैरी ब्रूक जिस तरह खेल रहे थे, 225 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 8 चौके, तो इन्होंने बिल्कुल मैच को एक तरफ कर दिया और कोई इंडिया के जो बचे-कुचे चांसेस थे उनको भी बिल्कुल साइड पे कर दिया। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा। हैरी ब्रूक की नॉक को तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रेट करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, फिल सॉल्ट की अगर बात करें, वो आज भी ज़रा फँसे हुए थे। स्टार्ट में उनको अपना पहला रन करने के लिए कुछ 8 बॉल्स लग गई थी। बिल्कुल। तो ऑन द अदर हैंड जॉस बटलर भी आज जल्दी आउट हो गए थे। उनकी बैट फॉर्म अभी भी चल रही है। हम दुआ करेंगे कि जॉस बटलर भी फॉर्म में आए। और जहां तक बात रही हैरी ब्रूक की, तो मेरे लिए इस वक्त जो ऑल फॉर्मेट को जो दी बेस्ट बैटर है वो हैरी ब्रूक है। लाइक वो बंदा फ्रॉम एज ए कैप्टन भी, एज ए बैट्समैन भी, तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम को फिनोमिनल तरीके से वो लीड कर रहा है। लाइक द वे ही बैटेड, लाइक वो स्कूप शॉट्स खेलना, ग्राउंड के चारों ओर शॉट्स मारना, और जो उन्होंने अक्षर पटेल को 44 पे जो बढ़ के लगाया था छक्का, लाइक वो मैच बिल्कुल। का मतलब वन ऑफ द बेस्ट छक्का आई था थिंक वो। उनका एक जितना छक्का, लंबा वो जी, छक्का था। इनका एक छक्का वायरल हो गया इस वक्त, जो उन्होंने आई थिंक अर्शदीप सिंह को मारा है मैच के एंड में, बैक फुट पे जाके मिड ऑन के ऊपर से। ये वायरल चल रहा है इनका इस वक्त शॉट, क्योंकि ये देखने में बड़ा लग रहा है आसान है, लेकिन खेलना बहुत टफ है। क्योंकि आपको पता है, जब आप किसी एक गुड लेंथ बॉल को बैक फुट पे जाके खेलते हैं, तो इसमें जो बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है, ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और इसमें एक एक्सट्रीम टैलेंट की आपको जरूरत होती है ये सब करने के लिए। तो हैरी ब्रूक वंस अगेन अब प्रूव कर रहे हैं कि वो कितने स्पेशल प्लेयर हैं, और तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी बैटिंग देख के। एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा कि हैरी ब्रूक की जिस तरीके की शॉट्स होती है, वो शॉट्स कोई आम बंदा नहीं खेल सकता, वो कोई आम बिल्कुल। प्लेयर नहीं खेल सकता। बिल्कुल। उनको खेलने के लिए आपको एक अलग तरीके से, एक तरीके का स्किल चाहिए होगा। बिल्कुल, अब मैं थोड़ा आगे आना चाहूंगा इंडिया की बॉलिंग पे। अमान, आई थिंक पर्सनली मैं इंडियन क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने इससे बुरा और इससे इतना थर्ड क्लास इंडियन बॉलिंग अटैक कभी नहीं देखा है टी20 क्रिकेट में। क्योंकि इसमें अगर आप देखें, तो ठीक है, अर्शदीप सिंह है अच्छे, अक्षर पटेल है, बाकी अगर आप बॉलर्स देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और वॉशिंगटन सुंदर, मतलब एक एक जमाना था इंडिया का जब रवि अश्विन, जडेजा, चाहल, इस तरह के बॉलर्स होते थे। इवन फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहित शर्मा हुआ करते थे, एक बड़े बॉलर, अच्छे बॉलर थे। ये बॉलिंग अटैक मुझे बहुत बिलो एवरेज लग रहा है, अगर मैं पास से कंपेयर करूं तो। ये अमान, आपके क्या थॉट्स हैं इसमें? बिल्कुल, मेरा ना एक बात तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर ऐसा हो कि प्लेयर इंजर्ड हो तो इनको क्या जा रहा है, ये बात 100% में आती है। एक बुमराह को अगर आप हटा दो, तो इंडियन टीम के पास मोहम्मद सिराज है, भुवनेश्वर कुमार है, जिन्होंने अभी आईपीएल में काफी अच्छी बॉलिंग की है। उनके अलावा मोहम्मद शमी है, तो कि कहता हूँ मैं एक्सपीरियंस बॉलर है, जिनको पता है इन कंडीशन में किस तरीके से बॉलिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है। अब लाइक ऐसे बॉलर्स के आपकी होते हुए आप ऐसे नए नए बॉलर्स को ट्राई कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, प्रिंस यादव हो गए, और भी जो इनके दो तीन हर्षित बॉलर राणा, और है हर्षित जो राणा। इन्होंने, वो तो भाई उनको उनको छोड़ दो, वो तो गौतम गंभीर के देखिए, भाईजान मैं इसी पे बॉल आना चाहूंगा। मुझे शहीद लगता है अमान, बॉलर है। आपने, जी अमान, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इंडिया के पास अगर आप देखें, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो बुमराह के अलावा सिराज भी हैं, शमी भी हैं, भुवनेश्वर भी हैं, लेकिन ये सब थोड़े एजेड बॉलर्स हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इनको बाहर रखने का जो फैसला है वो गौतम गंभीर का ही है, क्योंकि मुझे लगता है गौतम गंभीर इज वेरी ऑब्सेस्ड विद मेकिंग अ टीम विच इज कम्प्लीटली न्यू। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो उनके पिक हुए हुए प्लेयर्स हों, और वो उनको जिताने की कोशिश करें। गौतम गंभीर मुझे नहीं लगता चाहते हैं कि वो पुराने प्लेयर्स से काम लें और उनको आगे लेके चले। वो अपनी ही टीम बनाना चाहते हैं, विच इज वाई मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार का करियर एंड हो गया है, शमी का करियर भी अब एंड हो गया है। ये मेरे इस पे थॉट्स हैं। देखिए इससे तो फिर क्लियर कट यही होगा जो हो रहा है। अभी भी इस बॉलिंग अटैक में मैं देख रहा हूँ
कोई एक भी सीनियर प्लेयर नहीं है। अब टूर्नामेंट में क्या होता है, बुमराह और पांड्या की वजह से एक बॉलिंग लाइनअप में सीनियोरिटी आ जाती है, जिससे बिल्कुल। फिर चलो इंडियन बॉलिंग टीम थोड़ा अच्छा कर लेती है। लेकिन इसमें तो मतलब अगर हम लोग अर्शदीप को निकाल दे, लाइक जो वो इंडियन टीम का लाइक आई गेस T20 आई में हाईएस्ट विकेट टेकर है, बट स्टिल जो जो इकोनॉमी से अर्शदीप बॉलिंग करते हैं और जो डेथ में जितनी नहीं, वो पिटाई भी अर्शदीप की आजकल बहुत होती है, पिटाई हो रही है उनकी। वो भी पिट रहे हैं आजकल। एग्जैक्टली, और उनको भी हम लोग साइड में अगर डाल देते, लाइक जो उसके अलावा इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप बचती है, मतलब ये तो कोई क्लब की भी टीम की बॉलिंग लाइनअप जो इस बॉलिंग लाइनअप से अच्छी होगी, कि इसको तो मतलब कोई भी पीट पाट के रह जाएगा। इन नहीं, बॉलर के पास मैं पर्सनली पेस चाहूंगा है। कि हमारी टीम इनके खिलाफ कैसा करती है, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। एग्जैक्टली, लेकिन हमारा इनसे ऐसे बॉल अटैक के साथ में तो बहुत मैच कोई मुश्किल ही हो। अभी जो एशियन गेम्स में जो मैच होगा हमारा इंडिया से, उसमें भी उनकी पूरी टीम ही खेलेगी। उसमें बुमराह पांड्या आई गेस सभी है उसमें, तो वहां तो जज करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पिचेस और ग्राउंड भी बहुत मतलब छोटे छोटे हो गए। असल जो हमारा मुकाबला होगा आई गेस इस टीम से, तो अब आई थिंक T20 में 2028 में ही होगा। बिल्कुल। एज सच तो कोई अभी टूर्नामेंट नहीं है हमारे इंडिया में। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक और आपसे हमारा सवाल करूंगा। इस वक्त जो इंडियन टीम में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये ऑन द फील्ड के अलावा भी चीजें हैं इसके अंदर, कि ऑफ द फील्ड बहुत ये बातें चल रही हैं फैंस में, या कुछ एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं कि जो श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है, ये कुछ प्लेयर्स के लिए हम्म। एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। ये कुछ प्लेयर्स इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि श्रेयस अय्यर कैप्टन बन गया है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो जाए, श्रेयस अय्यर अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कैप्टन है, बट वो एक आउटसाइडर थे। वो पिछले 3 साल से कोई T20 खेले नहीं थे, और उनको लाया गया है टीम में। तो आपको नहीं लगता जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे इस वक्त इंडियन टीम के, जो पिछले 2 कप भी खेले हुए हैं, जिस तरह अक्षर पटेल हो गए, या इवन ईशान किशन हो गए, इस तरह के प्लेयर्स कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाए हुए थे कि यार अगर सूर्य कुमार को हटा रहा है तो हमें बना दिया जाएगा। तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये बात में सच्चाई है, या बस एक एक हवाई बात है ये? देखिए, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो श्रेयस अय्यर को क्या कैप्टन बनाने की बातें तो लास्ट ईयर से चल रही थी, क्योंकि बिल्कुल। सूर्या कुमार की बैड फॉर्म का तो हमें पता है, वो तो पिछले 1 डेढ़ साल से ही चल रही। तो जी। श्रेयस अय्यर को भी मैंने सुना था कि उनको कहीं ना कहीं बातें थी कि उनको कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि वो उनकी आईपीएल में काफी अच्छी लाइक परफॉर्मेंस थी और सब कुछ था। कैप्टन भी उन्होंने पंजाब किंग्स को अच्छे तरीके से लीड किया था, फाइनल खिलाया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अगर आपको प्लेयर का आइडिया हो जिनके बारे में आपने नाम सुना होगा, आरसीबी के कैप्टन पाटीदार, बिल्कुल, बिल्कुल। रजत पाटीदार। मतलब मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम के पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर में इतना फिनोमिनल बैट्समैन है वो मिडिल ऑर्डर का। जिस तरीके से वो स्पिन को टैकल करते हैं, और लाइक जिस तरीके से वो एक्सेलरेट करते हैं, मुझे और इस मर्तबा की आईपीएल के बाद तो काफी मुझे फीलिंग थी कि इनको इंडियन T20 टीम में कॉल अप मिलेगा, बट स्टिल इंडियन टीम ने इनको नहीं लिया, और उनके बदले मतलब जो फॉर्म अभी तिलक वर्मा की वो जो फॉर्म लगी हुई है, मेरे अकॉर्डिंग तो पाटीदार को इनकी जगह टीम में आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तिलक वर्मा नंबर 5-6 पे आगे बैटिंग कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ टीम पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और इनका कोई यूज नहीं है। लाइक हमारे इनकी हमारे अगेंस्ट जो नॉक थी, अगर वो नॉक हम लोग निकाल दे, तो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक तिलक वर्मा के उसमें कुछ बचता है या ऐसा प्रूव करने की नहीं, आई एम तिलक वर्मा जब ग्रेट प्लेयर, आई एम गुड आए थे प्लेयर। तो अच्छा किया था उन्होंने। मुझे याद है साउथ अफ्रीका पे उन्होंने सेंचुरीज की थी T20 में। तो प्लेयर जी तो जी अच्छे हैं वो। जी, लेकिन मैं हाँ जी, वही हाँ कह रहा जी हूँ ना कि जी। उनका रोल पहले था कि वो नंबर 3 पे या 4 पे आते थे, अब उनको 6 पे डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी ज्यादती हो रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो उनको परफॉर्म करना चाहिए, बट एक आपने एक ऐसे प्लेयर को जो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट भी था, उसको आपने नीचे कर दिया, तो वो स्ट्रगल करेगा। तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा अमान, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं। तो इसमें जिस तरह ये जो खबर आई अमान, आज आकिब जावेद जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता है इस वक्त, वो मतलब कहते हैं ना, सारे बड़े डिसीजंस सो कॉल्ड उनके हाथ में है, वो चीजें चला रहे हैं इस वक्त। तो भाई उनकी बाप ये बने हुए हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल। कि आज उन्होंने कहा कि इफ वी कैन विन इवन वन ऑफ द 5 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, आई विल बी हैप्पी। तो आपको क्या लगता है अमान, क्या पाकिस्तान क्रिकेट इतनी सस्ती हो गई है कि हम सिर्फ एक टेस्ट जीत के अपने आप को कुछ बड़ा समझ लेंगे, या आपको लगता है इसमें यही अब हमारी औकात है क्रिकेट में?
देखिए सारी बात ही यही है, ये है वो मीडियोकर माइंडसेट, ये है वो एवरेज माइंडसेट जो आपकी टीम की, कहता हूँ ना, पाकिस्तान टीम की खून में बस गया है कि बिल्कुल, आप अगर कोई इंटरनेशनल, आप अगर किसी बड़े टूर पर जा रहे हो तो आपके लिए वहां जाके एक मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात है। तो अब बिल्कुल, ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी क्रिकेट बोर्ड के माई बाप के पास से आना, मैं कहता हूँ ये इतने की झलाना बात की है इन्होंने। मुझे ना ये बातें सुन के वो टाइम याद आ रहा था जब विराट कोहली का इंडियन टीम के वो टेस्ट के कप्तान थे, और जिस तरीके से उन्होंने 4-5 साल इंडियन टीम को लीड किया था, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और जिस माइंडसेट और जिस तरीके से वो बंदा कप्तानी करता था और टीम को लीड करता था, मैं कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ काश ऐसा कोई प्लेयर, कप्तान हमारी टीम को मिले जो हमें ऐसे टूर पे जाके अपनी टीम को चढ़ गया है इन टीम के ऊपर कि भाई हम कोई हल्की टीम नहीं है, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, आपके पास खेलने आ रहे हैं ना, आप हमें हल्के में नहीं लो। अब ऐसी स्टेटमेंट आप बताओ, अगर ऐसी स्टेटमेंट आपके यही प्लेयर्स ऐसी स्टेटमेंट पड़ेंगे कि हमारे हमारे बोर्ड का इतना बड़ा बंदा तो सब कुछ कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं कर रहा है, तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ, मतलब कहाँ रहेगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए, ये बात अगर होता है ना कोई अगर हम लोग बांग्लादेश अब तो बांग्लादेश से भी हम हारते हैं बट ये कोई ऐसी चीज़ है जो ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोले या कोई होता है ना आयरलैंड बोल दे कि हाँ, यार टूर पे जा रहे हैं, एक मैच बांग्लादेश जीत बोल गए रहे तो हैं। मतलब यही होगा हमारे लिए। तो ये एक लो लेवल, एग्जैक्टली। लो टियर टीम के लिए बनता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट, आप जो मर्ज़ी कह लें इस वक़्त बुरे हाल में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है, एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो ऐसा मुल्क अपने आप को इतना लो शो कर दे कि यार हम जा रहे हैं 5 टेस्ट खेलने, उसमें से अगर 1 भी जीतेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन बेकार बात है। देखिए मैं अमान आप हम दोनों एग्री कर रहे हैं इससे कि ये गलत है। लेकिन मैं थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाना चाहूँगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना हमारे पास्ट के जो लोग थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रमीज़ राजा थे। तो वो जब चेयरमैन थे, इवन तो आकिब जावेद चेयरमैन नहीं है लेकिन वो हेड है। आपको याद होगा रमीज़ राजा बहुत इसके ऑपोज़िट थे। वो इन करंट प्लेयर्स को इतना सर पे चढ़ाते थे कि इनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, यही है दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं ये है वो है। आकिब जावेद अगर आप देखें बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। वो एक आप कहते हैं ना एक रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं प्लेयर्स के साथ कि उनको ये हाँ, मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लोग बिल्कुल फारिग हो, अगर एक भी टेस्ट जीत गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें नकारा आकिब तुम लोग जावेद इसे। कोई ऐसी टेक्निक खेल रहे हैं प्लेयर्स के साथ कि उनको हम्बल रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रूफ करें जाके टॉप में। देखिए अब कहने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने ये इस सेंस में कहा है, नहीं उस सेंस में कहा है, लेकिन अब किस सेंस में कहा है, यह बात हम तो नहीं कर सकते बिल्कुल, कंफर्म, लेकिन जो भी बात बोले ये भाई, मेरे तो मैं जो अपना दूंगा आपको पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान टीम को इन दोनों टूर्स पे जाके ना, एक कहते हैं ना, दलेर होके खेलना होगा कि बिना किसी प्रेशर में, डर में, एक जो होता है आपकी टीम के ऊपर चढ़ के आते हो। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम का मसला ये रहा है कि पाकिस्तान टीम पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है ना, पाकिस्तान टीम इतना ज्यादा डिफेंसिव में चले जाती है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या कैप्टेंसी हो। बिल्कुल आप सही कह ये रहे जो पाकिस्तान की माइंडसेट, पाकिस्तान टीम की माइंडसेट में जो डिफेंसिव की पैदा हो गई है कि बहुत सा प्रेशर आया, बिल्कुल अपनी शर्म में चली जाएगी, प्लेयर्स को शर्म में चली जाएगी। पाकिस्तान टीम को ये चीज छोड़नी होगी कि अपने शहर में ना जाए, चाहे जो बात हो, जो चल रहा मैच की सिचुएशन, आपको अगली टीम पे हमेशा चढ़ के आना है। तो मैं बिल्कुल आप ये सही कह चीज रहे हैं। करूंगा एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान टीम ये करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आना चाहूँगा हमारे कैप्टन, टेस्ट कैप्टन बाबर आज़म पे जी कि इनका भी इंटरव्यू चला है अमान, आपने देखा होगा आई एम श्योर यूट्यूब पे। जी जी फॉर्मर कैप्टन बिल्कुल। सलमान बट के साथ जो उन्होंने पॉडकास्ट किए पीसीबी के चैनल पे, तो इस पे हमारे उन्होंने काफ़ी बातें हाँ, की हैं। अब आप कुछ भी कह सकते हैं कि क्या ये बाबर आज़म अपना सबक सीख के आए हैं वापस मार्केट में एज़ अ कैप्टन, या आपको लगता है ये एक अपने पुराने वही घिसे-पिटे पीआर मॉडल को वापस से ला रहे हैं ये मार्केट में एक नए अंदाज में। इनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा यहाँ पे, इवन तो उर्दू में कहा था, मैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दूंगा कि आई नेवर थिंक अबाउट स्कोरिंग फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट माई टीम नीड्स फ्रॉम मी। तो अमान आपके क्या थॉट्स हैं? ये पहली बात तो ये जो आपने सलमान बट साहब की बात कही, वो आजकल किसी के साथ वो लगे हुए है। ये आज से 2-3 महीना पहले सलमान बट साहब बैठ के ये फुल पाकिस्तान टीम बजा रहे होते थे, इनकी ऐसी बिल्कुल, तैसी कर रहे होते थे।
अब थोड़े नोट कमाने हैं तो अब बिल्कुल वो हट गए, जॉब पे लग गए। खैर ये तो बात की बात है। बाबर आजम साहब जाए भाई की ये स्टेटमेंट आना सब बकवास है। अगर ये बात सच होती तो आप 90 में एंटर होकर रन बॉल नहीं खेलते, आप वहां जाके भी अटैक करते। ये बात अपने बात है तो बाबर आजम की 100 देखे हुए जमाना बीत गया, लेकिन जब भी बाबर आजम ने 100 की है, 80 न 80 और लाइक 90 के करीब आके बाबर आजम बिल्कुल वो गेम में लग जाते हैं, उसकी रन नहीं देखते। यही बात होती है तो बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 80 बॉलों पे 50 नहीं करते। लाइक 80 बॉल पे 50 करके आपको 330 चेस करना है, आप क्या टीम के लिए कर रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल आप बात सही जो कह ये रहे कर रहे हैं, नेवर थिंक अबाउट सॉरी फॉर माई सेल्फ और ऑलवेज अ टीम, आपको 350 चेस करना है, नॉकआउट मैच है। आप 80 बॉल पे 50 करके क्या आपने टीम को उससे फायदा दिया कि आप ये इतनी फालतू क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? बिल्कुल आप सही। देखिए मैं इस पे थोड़ा आना चाहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है बाबर आजम की, एक बहुत ही रिएक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि सबको पता है, उनको भी खुद पता है, सब पूरी दुनिया जो पाकिस्तान क्रिकेट में लोग हैं, कि बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगता है कि वो एक सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलते हैं, अपने रन्स को ज़्यादा वैल्यू बिल्कुल करते हैं। है तो भाई। एक होता है ना कि एक चोर ने जब गलती की है, तो वो अपने आप को बस जस्टिफाई कर रहा है कि यार मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया ये। तो इसमें एक ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है इनकी स्टेटमेंट से। अब इनकी नीयत क्या है वो ऊपर वाला ही जानता है और ये खुद जानते हैं। लेकिन जो इस वक़्त ये उन्होंने बात कही है ना, ये अपने कहते हैं ना पुराने किए हुए गुनाहों को ये वो कर रहे हैं, मतलब साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलता हूँ। क्योंकि देखिए एक प्रोफ़ेशनल आदमी जो होता है ना, वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर आप टॉप लेवल के इनके ही अगर आप सबॉर्डिनेट्स को देखें, केन विलियमसन हो गया, स्टीव स्मिथ, जो रूट, मैंने आज तक या इवन विराट कोहली, इनके मुँह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी है कि यार मैं अपने हाँ, इनडायरेक्टली ज़रूर वो ऐसी बातें करते हैं कि टीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, टीम इज़ प्रायोरिटी, बट इतना डायरेक्टली कोई नहीं बोलता कि यार आई नेवर थिंक अबाउट स्कोरिंग फॉर माई सेल्फ। तो ये अपने ही कहते हैं ना गुनाहों को या अपने ही किए हुए जुर्मों को ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब टाइम आ गया है कि बाबर आजम चाहे जो मर्जी बातें कर ले, पॉडकास्टों पे आ जाए, इंटरव्यूज कर ले, इनको जो मर्जी बोलना है बोल ले। जब तक इनके बैट से रन नहीं आएंगे, जब तक ये बैक टू बैक 100 या 1-2 100 नहीं मारते, टीम को अपने बलबूते पे, लाइक बाबर आजम अकेले नॉट आउट बाहर आके पाकिस्तान टीम को मैच जितवा के ग्राउंड से बाहर नहीं आता, तब अब तक बाबर आजम के ऊपर जितनी भी उंगलियां उठी है वो नहीं उठ जाएगी, बिल्कुल आप क्योंकि सही कह रहे हैं। इस बंदे ने अपने पिछले 5 साल में सिर्फ बातें ही करी है। इन्होंने परफॉर्मेंस नील बड़ा सन्नाटा दी, इन्होंने परफॉर्मेंस दी ही नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए अभी तक। बिल्कुल आप सही। देखिए मैं एक थोड़ी बात करना चाहूँगा समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि बाबर आज़म का जो पूरा करियर है, स्पेशली जो कैप्टेंसी करियर था, उसमें एक मीडिया, हाँ, पीआर इसका बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो अपने आप को किस तरह शो करते हैं। अगर मैं उनकी जगह होता ना इस वक़्त और मुझे वापस कैप्टन बना दिया जाए होता, तो मैं कोई इंटरव्यू करता ही नहीं मैं। मैं डायरेक्ट जाता एज़ अ कैप्टन खेलने और वहाँ अपने बल्ले से या अपनी परफ़ॉर्मेंस से ही जवाब देता। अब मुझे लगता एग्जैक्टली, है कि उन्होंने ये जो बिल्कुल। इंटरव्यू एक बड़ा स्क्रिप्टेड सा इंटरव्यू मुझे लग रहा है, ये अपने ही विदिन पीसीबी के किसी आदमी से किया है। अगर कोई जर्नलिस्ट करता है ना, तो फिर अलग बात होती है। लेकिन एक पीसीबी फॉर्मर प्लेयर से ये करवा के एक वही आपको पता ही है कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं ये, कि पहले से ही सब फिक्स होता है कि यार ये वाला सवाल करूँगा, ये वाला जवाब होगा, ये आपको पता ही है कैसे चीज़ें होती हैं। तो इस तरह कहते हैं ड्रामा, एक पूरा एक सीन बना के, एक इमेज बना के आप आ रहे हैं, तो इससे होगा पता है क्या? आप अपने आप पर ही प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि आपने जाने से पहले बातें कर दी है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अब आप पे एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है। तो ये इन्होंने मुझे लगता है अपने आप के लिए मुश्किलात और बना ली हैं। तो ये बात तो वजह थी कि बाबर आजम कैप्टन बने। ये बात बाबर आजम भी जानते हैं कि पूरा मुल्क सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनना चाहिए था। बिल्कुल। तो कर रहा है, उनको दिमागी इलाज की जरूरत है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे कप्तान बनाया गया है, मैं बहुत ज्यादा डिजर्विंग हूँ। मैंने पुरानी मैंने सीखा है, मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा और पाकिस्तान के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। सर ये बातें होती है जिनकी वजह से अपने आप को शो करना कि मैंने कैप्टनसी ली है तो मैं अपने मुल्क के लिए समझ रहा हूँ, सर मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बातों की हाँ हद तक समझ में आता है। जहां तक बात रही ऑन फील्ड टीम को संभालना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने बैट से रन करना। एक तो
कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा बात होती है वो ना बैट से रन करना, चाहे आपका कैप्टन जो मर्जी अच्छे कर ले, कप्तानी कर ले, मैच जब 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 तक बैट्समैन के अपने बैट से रन ना आए, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा रहता है। और ये बात हमने साफ साफ बहुत बहुत दफा देखी है कि बाबर आजम के जब बैट से रन नहीं आ रहे होते थे तो उनके कैप्टनसी में फेलियर आते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब मैं इस टॉपिक को एंड करने से पहले इनकी एक आखिरी जो एक इनका कोट है, अगर आप ऊपर देख सकते हैं राइट पे, आई विल मेक नो कॉम्प्रोमाइजेस। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सी बात है कि ये अब क्यों कह रहे हैं ये बात। क्योंकि अगर आपको पता हो इनकी जो कैप्टनसी करियर जो था इनका 2019 से लेके 23-24 तक कह लें आप, इनका सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि अपने दोस्तों को खिलाते हैं, अपने फेवरेट्स को टीम में रखते हैं। तो ये बात अब क्यों कर रहे हैं कि ताकि इनको जब दोबारा नौकरी दी गई है तो अब ये आके कह रहे हैं कि यार अब मैं नहीं करूंगा, पहले कर लिया। तो ये चीज देखनी होगी कि यार पीसीबी एक ऐसे आदमी को दे रहा है जो खुद कहीं ना कहीं डायरेक्टली एडमिट कर रहा है कि मैंने पास में कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, मैंने अपनी दोस्तों को या अपने जानने वालों को टीम में ज्यादा इन किया और जो डिजर्विंग प्लेयर्स को नहीं किया है। तो ये भी देखना होगा कि यार क्या इस दफा वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आएंगे, या आपको लगता है ये बस एक ड्रामा ही है और आप वही प्लेयर्स आपको दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। एक मेरा पर्सनल इसमें होप है कि सरफराज अहमद इस वक्त टेस्ट के कोच हैं इनके साथ, जो बाबर आजम के मतलब एज अ प्लेयर बाबर आजम को बहुत इनका रोल है इसमें। तो मेरा एक ही होप है कि सरफराज अहमद शायद बाबर आजम को एक नए रूप में लाके हमें दिखा सकते हैं, वरना मेरी पर्सनली तो कोई उनसे ये मैं दो बातें करूंगा। जी पहले पहली तो सरफराज साहब का ना ये समझ में नहीं आता कि वो हेड कोच बनाया है तो वो है कहाँ पे। लाइक बिल्कुल बांग्लादेश टूर के बाद से सरफराज जो आपका टेस्ट का हेड कोच है, वो ना किसी टीम की अनाउंसमेंट में आ रहा है, ना कप्तान चेंज होने पे आ रहा है, ना हमें कोई इंटरव्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। आपने एक प्लेयर को आपका हेड कोच बनाया, आप उसको सामने लेके नहीं आ रहे। लाइक अभी टेस्ट सीजन चल रहा है, टेस्ट सीजन में भी आपका माइक हैसन साहब के इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनकी उनकी उनके कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सब उनका हो रहा है। सरफराज को कोई पूछ ही नहीं रहा। अब मुझे भी ये, अब या तो अब इन बातों से भी ये बातें आती है कि क्या पता ये लोग सरफराज को भी सैक करने वाले, क्योंकि एक प्लेयर, एक बंदा जो आपका हेड कोच है उसको आप अगर सामने लेके नहीं आओगे, उसके बारे में बताओगे नहीं भाई वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है आपके, वो लाइक सरफराज खुद आके मीडिया से बात करे, लोगों से बात करे, बट ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम के लिए ऐसी स्टेटमेंट देना कि आई विल मेक नो कॉम्प्रोमाइजेस, इस बात को मतलब वाजे करती है कि माजी में उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, जो कि आपने भी कहा है। तो बिल्कुल मेरे लिए पास जो है ना वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। पास में जो हुआ हुआ, वर्ल्ड कप हार गए, यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, बांग्लादेश से हार गए, मतलब अब उसका उसमें रोने का फायदा नहीं है। हमें देखना है कि हम आगे क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, हम आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो अगर तो बाबर आजम जेनुअनली इस मर्तबा सीरियस है और बिल्कुल तमीज से और बिल्कुल फेयर होके मर्तबा खेलेंगे और कप्तानी करेंगे, तो आई गेस अब अल्लाह पाक उनका साथ दे और वो पाकिस्तान टीम को अब जाके फाइनली कुछ अच्छा करे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आपने जहाँ सरफराज़ अहमद की बात की, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरफराज़ अहमद की नेचर है ये कि वो लाइमलाइट में रहना इतना पसंद नहीं करते, स्पेशली जब वो एक कोच हैं। प्लेयर थे तो वो अलग बात थी, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस पे या अपनी जो डेवलपमेंट साइड है, उस पे फ़ोकस रहेंगे। क्योंकि वो एक ऐसे आदमी मुझे लगते नहीं है कि जो अपनी इंटरव्यू करा-करा के अपनी एक पीआर बनाए, वो काम पे बिलीव करते हैं। और आई होप कि वो इस दफ़ा कुछ बेहतर आए पाकिस्तान क्रिकेट में और वो बाबर आजम को थोड़ा बेहतर लेके चलें। और जहाँ आपने वंस अगेन बात की, हम लोग इस टॉपिक को यही कंक्लूड करेंगे कि बेशक हम बाबर आजम की कैप्टनसी पे या उनकी बैटिंग पे हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, एट द एंड हम यही चाहेंगे कि यार अब उनको इतने मौके दे दिए अगर और दोबारा दे दिए गए तो हम यही चाहेंगे कि वो अच्छा करें हम, क्योंकि बहुत हो गया अब देखिए। और सैडली ये भी है कि हमारे पास अब कोई फिगर बचा नहीं है जो हम जिस पर रिलाई कर सके। अगर आप दूसरे मुल्कों को देखें तो उनके पास कोई नया अपकमिंग स्टार या अपकमिंग कैप्टन मटेरियल आ जाता है जिसको वो बना देते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। जो होते हैं उनको हम नीचे से ही गायब कर देते हैं, और जो बीच के लोग होते हैं बिल्कुल वो आपको पता ही है कि शाहिद से बाबर, बाबर से रिजवान, ये जो हमारे वासे हबीब भाई का एक बड़ा डायलॉग बिल्कुल चलता है बिल्कुल। उनका कि बाबर से, आपको पता होगा मैं किस चीज की बात कर इस रहा हूँ। बार हाँ तो बिल्कुल वही शायद वो आपस में ही उनका चल रहा है, और आप देखें कि वही 4-5 लोग ही लगे हुए हैं कैप्टेंसी के इसमें। पिछले दिनों हमने शादाब की बात की कि वो भी बन सकते हैं, तो यही ग्रुप है, यही इनका चलेगा शायद।
5-10 साल बाद जब ये बिल्कुल खत्म हो जाए क्रिकेट से, फिर जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई नई लौट आएगी। लेकिन जब तक ये लोग हैं क्रिकेट में, इन्हीं से ही हम कैप्टनसी के डिसीजंस लेते हुए देखेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी कि आपने अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कप्तान को कप जो डिजर्विंग जो कि केपेबल प्लेयर्स थे कि कैप्टनसी के लिए उनको आपने ऊपर आने नहीं दिया। मैं बिल्कुल, कुछ नाम लेना चाहूंगा। T20 में आपके पास मोहम्मद हारिस थे जिन्होंने पाकिस्तान को इमर्जिंग एशिया कप में लीड किया और जितवाया था। आपने आपने उस प्लेयर को भी नीचे से गायब कर दिया। फिर आपके अंडर 19 के कैप्टन साद ब्रेक थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके टेस्ट के आने वाले टाइम में अच्छे क्या कैप्टन बन सकते थे। आपने उनको तो कभी मौका ही नहीं दिया। और वनडे में मैं कहता हूँ साइम अयूब जो कि मुझे एक प्लेयर ऐसा फीलिंग आती है कि इस बंदे में कैप्टनसी थोड़ा बहुत मटेरियल है। आपने इस प्लेयर को तो बिल्कुल सिस्टम से गायब कर दिया अगर T20 की थोड़ी सी बैट फॉर्म के ऊपर। तो आपने इस तरीके से आप लोग प्लेयर्स जब बनाते नहीं हो एज कैप्टन तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? फिर तो हम यही करेंगे कि बाबर शाहीन चाहते हैं शराब शराब से आकिब भाई आगे बैठेंगे तो बस सारी बातें फिर यही होती रहेगी ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम होप ही कर सकते हैं, हम अपने शो को एंड की तरफ लाते हैं। अमान, आज हमने बहुत टॉपिक्स पे कवर किया, डिटेल्ड हमने आज मतलब डीप डाइव किया हर टॉपिक पे। तो बड़ा आई होप बिल्कुल ऑडियंस को पसंद आया हो आज का शो। और मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमने इंस्टाग्राम पे भी अमान ने लॉन्च किया है पिच साइड का अकाउंट, तो उसको भी प्लीज़ फॉलो करें, सपोर्ट करें। और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें, हम इसी तरह आपके लिए अच्छा एक दिल से जो एनालिसिस होता है वो करते रहेंगे। तो अमान, आपकी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है आज के लिए? बिल्कुल, मेरी आज के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि इंडियन टीम अपना आखिरी T20 मैच भी हार जाए और इंग्लैंड को वाइट वॉश करे तो बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान टीम के लिए मेरा यही पैगाम है कि बस यार वैसे अब इन 2 ओवर्स में हमें दलील ना करवाना और थोड़ा बदले आप मैचेस हारो या ड्रॉ हो मसला नहीं है। लेकिन एक होता है ना फाइट करना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम हमें फाइट करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बस मैं थोड़ा भूल गए हम लोग एक टॉपिक कवर करना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल था वुमेन्स का, तो उसको हमने इतना फॉलो नहीं किया था। बट स्टिल हम लोग कहना चाहेंगे कि वेल डन टू ऑस्ट्रेलियन टीम। जो लग रहा था कि यार ये लोग ही जीतेंगे, और एंड में वही हुआ कि वंस अगेन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने डोमिनेट किया पूरा टूर्नामेंट और अपनी एक कहते हैं ना लेगेसी को इंटैक्ट रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइक एकदम वन साइडेड फाइनल इंग्लैंड की बैटिंग बुरे तरीके से कोलैप्स हुई और उनके बिल्कुल कैप्टन ने बहुत स्लो खेला। लाइक उन्होंने कुछ रना बॉल टाइप की इनिंग्स खेली जिस वजह से जो टारगेट था वो बहुत कम बना। लेकिन स्टिल अगर वो लोग पूरा टारगेट बढ़ा भी देते तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी चेस कर लेना था। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम चेस में स्पेशली बहुत अच्छा आती है। और लाइक मुझे पता है कि 7 T20 होगा वर्ल्ड कप मतलब बिल्कुल काफी आप सही कह रहे हैं। हैरानी की बात है कि लाइक 10 T20 वर्ल्ड कप में से टोटल 7 अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो बिल्कुल आई बहुत थिंक बड़ी 7 बात है ये। ऑस्ट्रेलिया के, 2 इंग्लैंड के, 1 न्यूजीलैंड का है। तो ये 3 मुल्क ही नहीं जीते। नहीं, जी, आज के लिए इतना ही है। ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल आज हम इंग्लैंड अपने शो न्यूजीलैंड को और वेस्ट रैप अप इंडीज। करेंगे। शो को रैप अप करेंगे, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।